नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार लाइव प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ना मायावती ना एमवीए, शरद पवार और अजीत पवार फिर बनाएंगे एक एनसीपी, बैठक के बाद सियासी हलचल तेज। वह दूसरी खबर, सोनिया राहुल से मिलकर उन्नाव रेप पीड़िता बोली, मोदी शाह नहीं मिले, राहुल भैया ने मिलने को बुलाया था। वहीं तीसरी खबर यह कि बिहार के समस्तीपुर में भाजपा सदस्य की गोली मारकर हत्या, थाना अध्यक्ष निलंबित। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शायद आपका खैर मकदम। शायद सबसे पहले अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की मीटिंग होती है, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम बीएमसी का जो चुनाव है उसमें साथ में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आती है कि उन्होंने ये भी बोला कि महाराष्ट्र का या मुंबई का निर्माण सिर्फ ठाकरे ब्रदर्स ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। शहर में पहली बार एनसीपी के दोनों धड़ यानी शरद पवार और अजीत पवार गुट एक साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए हैं। दोनों पक्षों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर ये पहली औपचारिक और अहम बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल महाविकास अघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं है। इस चुनाव में केवल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां मिलकर मैदान में उतरने की तैयारी करें। जिस तरह हमने कल देखा कि जो शिवसेना यूबीटी है या फिर एमएनएस है, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी अगर मिलेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा शिवसेना यूबीटी को होगा। एमएनएस को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि उनको पहले से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये कि एमएनएस जो है वो शिवसेना से ही निकली एक पार्टी है। अब जिस हिसाब से कल हमने देखा कि दोनों भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सीटों को लेकर के भी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई, बट ये अनाउंसमेंट ज़रूर की गई है कि हम दोनों भाई एक साथ आके चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शरद पवार की पार्टी जो है जो टूट गई थी बीच में, जिस तरह अजीत पवार जो है वो उसमें चले गए थे महाविकास अघाड़ी में, तो अब ये देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के जितनी भी तैयारियां चल रही हैं उसमें ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। माना जा रहा है कि नगर परिषद नगर अध्यक्षों में अजीत पवार गुट के बेहतर प्रदर्शन ने इस फैसले को मजबूती दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल शायद ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह की रणनीति आप अपनाना चाह रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या होता है कि विधानसभा चुनाव में आप अलग हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव में आप अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी आपने चूंकि देखा महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हुए थे, जो लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, उसमें आपकी पार्टी को बहुत कम सीटें मिली हैं। तो कहीं ये रीज़न तो नहीं कि आप जो है उस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। इसी तरह राज ठाकरे, जिन्होंने, अगर ये कहा जाता है कि शिवसेना को शिवसेना बनाने में राज ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था, अब उद्धव ठाकरे उनके पास गए या फिर राज ठाकरे उधर आने की कोशिश करें, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जो एनसीपी है उसको खड़ा करने में शरद पवार का योगदान था। उसके बाद फिर अजीत पवार उससे जुड़ते हैं और अजीत पवार अपनी पार्टी को अलग कर लेते हैं। यहाँ तक कि दोनों लोग जो एक शिवसेना तोड़ करके उसमें आते हैं बीजेपी के साथ, एक एनसीपी तोड़ करके बीजेपी के साथ आते हैं, अपनी एनसीपी बनाते हैं, दोनों को उनका ओरिजिनल जो चुनाव चिन्ह है वो मिल जाता है और दोनों को अपनी फ्लैग यूज़ करने की अनुमति मिलती है। लेकिन वो जो पार्टियां जो बुनियादी पार्टी थी उनको छोड़ कर के आए हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं, उनको नया सिंबल भी चाहिए, उनको नए झंडे भी चाहिए। देखिए, अगर हम पूरे महाराष्ट्र में राजनीति की बात करें तो कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरीके से एमएनएस और उद्धव ठाकरे यानी खुद उनकी जो शिवसेना यूबीटी है वो साथ में आने वाले हैं। इसी बीच हमने कल संजय राउत को भी सुना था, किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को भी साथ में लाने की एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपील की थी। अभी आपने भी कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र को राज ठाकरे चला सकते हैं। इस पर हमने देखा कि खुद महाराष्ट्र को ठाकरे चला मतलब ठाकरे ब्रदर्स चला सकते हैं। इस पर हमने देखा कि खुद कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उनका भी बयान कहने की जायज़ था कि क्या महाराष्ट्र को जो ये अपने जो दो भाई है सिर्फ यही चला सकते, क्या इन्हीं में इतनी काबिलियत है। दूसरी बात ये कि अगर सच में यही दो लोग सिर्फ महाराष्ट्र को चला सकते हैं तो ऐसी बीच में क्या रणनीति रही, क्या इन दोनों में नहीं बात बनी कि दोनों खुद अलग हो जाते हैं। तो क्या वो अपनी सियासत चमकाने के लिए जब वक्त आया तो खुद से अलग हो जाना, फिर वक्त आए ऐसा लगे कि हमारी पार्टी अब शायद डूब रही है तो साथ में आना, क्योंकि ये खुद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। कल हमने एनसीपी नेता साइना को सुना कि वो उनकी प्रचंड जीत होने वाली है और इनका सफाया होने वाला है। इसी बीच अगर हम अभी आपने कहा कि जो पार्टियां अलग हुई उनको अपने जो फ्लैग है वो मिल गए, लेकिन हमने इसमें यह भी देखा कि
अजीत पवार की बात करें तो वो उसके साथ जाते हैं जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं और उनकी पार्टी जो है प्रचंड जीत मिलती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जिसकी सरकार हो अगर आप उसके साथ हो तो कैसी भी आपकी पार्टी हो थोड़ी सहानुभूति उसकी भी मिलती है। अभी अगर हम बाला साहब ठाकरे की बात करें तो कहा जा रहा है कि इनके जो चाहने वाले थे, महाराष्ट्र की जो जनता है जो बाला साहब ठाकरे को चाहती थी, और फिर बाद में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलग हो जाने के बाद से इनके जो चाहने वाले हैं दोनों में दरारें पड़ गई, यानी दो खैम अलग बढ़ गया। तो शायद अब आने वाले वक्त में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ होते हैं तो ये लोग भी साथ होंगे तो इससे मजबूती मिलेगी। अभी आपने जहां बात की थी इससे शायद उद्धव ठाकरे को फायदा हो, तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ एमएनएस को भी फायदा होगा, क्योंकि बीच में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनकी क्या स्ट्राइक रेट रहा वो सबने देखा। तो शायद हो सकता है कि एमएनएस के राज ठाकरे, माफ कीजिए, उद्धव ठाकरे के आने के साथ से उद्धव ठाकरे को हो सकता है कि शायद वो आगे बढ़े, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फायदा इससे एमएनएस को भी होगा। अगर हम अजीत पवार और शरद पवार की बात करें तो देखा गया कि इन दोनों में भी किस तरीके से कलह खुलकर सामने आई। उसके बाद से देखा गया कि खुद शरद पवार कांग्रेस के साथ अलायंस में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है जो पहले इनकी पुरानी पार्टी रही। हालांकि कई मामलों में भी देखा गया कि खुद शरद पवार को कांग्रेस ने आगे लाया, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने खुद संभाला, कि ऐसे घरेलू मसले रहे पार्टियों के अंदर तो उसको सुलझाने का काम शरद पवार ने किया। तो शरद पवार के पास एक काफ़ी पुराना अनुभव रहा है राजनीति को लेकर। अभी भी कई ऐसे मामलों में देखा जाता है कि उनको अलग अलग पार्टियां सामने करती हैं। ये भी चीज़ देखा गया कि कितने भी आपस में लड़ाई झगड़े हो पॉलिटिकल एंगल मामले में, लेकिन शरद पवार को लेकर कोई भी बयानबाजी करने से बचता है। तो ऐसा रहा कि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो गई तो उसको लेकर उनको तवज्जो दिया भी जाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से अजीत पवार भी सामने आ रहे हैं, शरद पवार साथ में हो रहे हैं, तो कल खुद कांग्रेस नेता ने कहा था कि किस तरीके से कि शायद अब महायुति टूटने वाली है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर अजीत पवार शरद पवार साथ में आते हैं, इधर राज ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं, तो उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे अहम रोल फिर कांग्रेस की बचती है कि कांग्रेस किसके खेमे में जाकर गिरती है। बिल्कुल सही। सबसे अहम सवाल यहाँ पे यह भी खड़ा होता है, जिस तरह आपने बोला कि महायुति और एमवीए को लेकर जो चीज़ें चल रही थी उसमें सबसे अहम सवाल ये भी है कि आज भी हमने एक चीज़ देखी कि सुप्रिया सूले का एक बयान सामने आया। सुप्रिया सूले ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि उन्होंने जो बयान कल दिया गया था जिसका बीजेपी अपोज कर रही है जी। और आपने एक बात और कही कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं। हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जो एनडीए के साथ है, लेकिन बिहार में अगर वो चुनाव लड़ी है तो वो एनडीए से अलग चुनाव लड़ी है। सबसे अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक स्टेट में एक पार्टी साथ में है तो दूसरे स्टेट में अलग चुनाव लड़ना, तो ये अपनी गठबंधन के कुछ रूल्स होते हैं जिसको ब्रेक किया जाता है या जिस रूल के तहत चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अभी शिवसेना यूबीटी की सीटें कम आई, जो अभी हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव जो हुआ था वहाँ पे कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आई, तो शायद ये भी एक बेचैनी कहीं ना कहीं पैदा हुई है कि भाई हम यहाँ की लोकल पार्टी, हमारी सीटें कम आती हैं। लेकिन अगर वो राज ठाकरे के साथ आ रहे हैं तो नो डाउट आपने बोला कि राज ठाकरे का फायदा होगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि राज ठाकरे से ज़्यादा फायदा उद्धव ठाकरे का होने वाला है। रीज़न ये है कि जिस पार्टी को राज ठाकरे ने खड़ा किया था वो फिर वहाँ से जब अलग होते तो अपनी पार्टी बनाते, उस पार्टी का उतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रह जाता है और वो पार्टी जो है वो बदनाम भी होती। कि अभी आपने देखा मराठा क्या बोलते हैं, मराठी भाषा बोलने को लेकर के पार्टी बदनाम हुई, उसके अब लीडर थे या नहीं थे, जो भी चीज़ें थी वो अलग हैं। वो जा करके उस कहीं किसी रिक्शे वाले को मार रहे हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में किसी वेटर को मार रहे हैं कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। अब इन सब चीज़ों को लेकर के अगर उद्धव ठाकरे ने उनके साथ गठबंधन किया है तो आखिर इन मुद्दों पे अगर कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब क्या रहेगा? नहीं, कल इस बात पे भी चर्चा की गई थी कि अभी भी उद्धव ठाकरे जब से उन्होंने कांग्रेस के साथ यानी इंडिया अलायंस में वो शामिल हुए हैं तो उसके बाद महाराष्ट्र का एक खास तबका है कि वो भी उद्धव ठाकरे को समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आमतौर पर बात करें तो उसी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी अपनी विस्तार लगातार करते जा रही है। खुद समाजवादी पार्टी के वहाँ पे विधायक जीत रहे, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कोई पार्टी चलकर अगर महाराष्ट्र में आकर अपना जनाधार बनाने में अगर सफल होती है तो यकीनन वहाँ की जो लोकल पार्टी है उसके लिए तो एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर हम एमएनएस की बात करें तो बीच में हमने अजान को लेकर देखा या फिर कई ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर एक खास तबका नाराज रहा। कांग्रेस को जहाँ तक साथ में लाने की बात की जा रही तो खुद कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम शिवसेना यूबीटी के साथ हैं लेकिन हम राज ठाकरे के साथ नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ऐसा लग रहा है कि अगर राज ठाकरे के साथ वो आते हैं तो शायद कांग्रेस को डर है कि हमारी जो अलग छवि है सेकुलरिज्म
क्योंकि खुद पार्टी मानती है, तो शायद उससे उसके जो वोटर है वो कट सकते हैं। और ऑलरेडी अगर हम महाराष्ट्र में भी हाल ही के चुनाव में देखा कि MIM भी वहाँ पे किस तरीके से अपने विस्तार कर रही है, कई ऐसे उसके पार्षद है जो जीतकर बड़ी संख्या में वहाँ पे पहुंचे हुए। तो अब महाराष्ट्र में किसी, अगर हम शिवसेना UBT या शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, या फिर अगर हम वहाँ पे BJP की पार्टी की बात करें, तो सिर्फ अब उनके ही वहाँ पे पार्टियां नहीं रही, बाहर की जो पार्टियां हैं वो भी वहाँ पर दस्तक देना शुरू कर दी है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त दोनों भाइयों को साथ लाने पे मजबूर कर दिया हो, क्योंकि सिर्फ ये दो भाई नहीं, इधर चाचा भतीजे भी साथ आ रहे हैं, उधर दोनों भाई भी साथ आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अब शायद इनको ये भनक लग चुकी है कि अगर अभी वक्त रहते हुए हम साथ में नहीं आए तो शायद हमारी जो लोकल पार्टी है उसकी जो अपनी शाख है वो शायद खत्म हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी महाराष्ट्र में कोई लोकल पार्टी राज नहीं कर रही, बल्कि वहाँ पे BJP अपनी हुकूमत चला रही है, जो कि ऑलरेडी एक नेशनल पार्टी है। बिल्कुल सही। जिस तरह हमने कल सुना भी था कि ये कहा गया है कि अब दिल्ली से यहाँ के मामले हल नहीं होंगे, यहाँ के लोग ही यहाँ के मामले हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि ये जो अभी गठबंधन होने वाला है NCP को लेकर के, NCP और NCP दोनों एक होने वाली हैं, एक शरद पवार की NCP और एक अजीत पवार की, उसको लेकर के सुप्रिया सुले का एक बयान है। सबसे पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। It's work in progress. Are you looking for the alliance? Of course we are looking for all alliances. Of course we are. This has nothing to do with ideology. And Ajit Pawar constantly says that he's not given up his ideology, is what he constantly says. In every speech that he has said, he keeps talking about Shahu Phule Ambedkar, he talks about YB Chavan. So he says he's committed to that ideology. देखिए, एक लोकतंत्र में हर एक को उसका बोलने का अधिकार है, और हमेशा महाराष्ट्र और देश के हित के लिए हमेशा उद्धव ठाकरे जी और उनका जो फैमिली है वो उसमें कटिबद्ध है। मेरे ख्याल से इसीलिए मैं हमेशा विनती करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरवेंशन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मस्ट इंटरवीन। क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? वहीं आपने अभी सुना कि सुप्रिया सुले का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये भी खुल के बोला है कि अभी बातचीत चल रही है और बातचीत के तहत बहुत सारी चीज़ें बोली गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई शाहिद, कि उन्होंने कहीं ना कहीं कल जो एक बयान दिया गया है उस गठबंधन की तरफ से या दो भाइयों की तरफ से, उसका भी बचाव किया है इसमें। देखिए, अगर हम पूरी बयान की बात करें, आमतौर पे जो दोनों लोगों के बीच सहमति बन रही, क्योंकि चुनाव पे ही देखा जाता है कि कोई अगर पार्टी किसी के साथ बिछड़ती है तो चुनाव के वक्त ही दोनों साथ में आती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार के गुट ने साफ तौर पे कहा है कि 40 से 45 सीटें की मांग रखी गई है। उनका तर्क है कि पुणे में पार्टी का परंपरागत जनाधार और संगठनात्मक ताकत उन्हें यह संख्या दिलाने में हक देती है। आगे कहा गया है कि वही अजीत पवार गुट 30 सीटें देने की तैयार है, जिस बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच ज़्यादा चर्चा चल रही है और मंथन भी हुआ। आमतौर पे हम देखते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई पार्टी अलायंस में जाए तो अलायंस से पहले सबसे ज़्यादा किसी बात पे चर्चा होती है तो वो सीट अहम होता है कि हमारी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। ख़ासतौर पे ये भी देखा जाता है कि कुछ पार्टियों में जब अनबन होते हैं तो वो सीट का ही शेयरिंग का मामला सामने आता है कि जो पार्टी सामने वाली जितनी सीटें मांगती है उतनी सीटें नहीं दी जाती है। उसके बाद से गठबंधन कहीं ना कहीं धराशायी हो जाता है, वहाँ से गठबंधन की ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इनकी जो मीटिंग हुई वो मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं निकल कर सामने आई जिसको लेकर कोई एक प्रोपेगेंडा बने या फिर ये समझ में आया कि बातें इन दोनों के बीच नहीं बन रही है। अभी जो खबर सामने है उसमें साफ तौर पे हमने भी बताया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि शरद पवार गुट ने साफ तौर पे 40 से 45 सीटों की डिमांड की है, मांग रखी है। वही अजीत पवार गुट ने 30 सीटें देने की तैयारी, मतलब 30 सीटें देने को वो तैयार है। तो अब देखने वाली ये होगी कि मामला ये होगा कि जो 10 से 15 सीट का जो मामला सामने आ रहा है, क्योंकि 10 से 40 से 45 की मांग है, 10 30 है, क्योंकि ये सोर्सेज बता रहे हैं, हम भी अपनी रिपोर्ट नहीं बता रहे। तो इसमें क्या अजीत पवार की बात रखी जाती है या फिर शरद पवार, क्योंकि अजीत पवार से बड़े हैं उनके, हमने बताया भी कैसे उनकी एक अलग सियासत रही है। तो क्या इन मामलों में सीट शेयरिंग को लेकर इन दोनों में कोई कलह होता है या फिर आपस में मामले पूरी तरीके से सुलझा लिए जाते हैं? बिल्कुल सही। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो BMC चुनाव होने, पुणे में भी चुनाव होने, उनको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्म हो गई है। कल जिस हिसाब से हमने देखा कि उस गठबंधन के बाद जो गठबंधन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का हुआ है, उसके बाद बीजेपी की एक एक लीडर, जहाँ तक कि बीजेपी जो महाराष्ट्र के CM हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया। तो इससे ये भी एक चीज़ नज़र आती है कि उस गठबंधन को होने से कितनी समस्याएं
वहाँ पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए हो सकती है। लेकिन अगर वहीं शायद दूसरी खबर की तरफ चले तो ये है कि दूसरी खबर में हम अगर बात करें तो अभी उन्नाव रेप केस का मामला ज़्यादा चल रहा है। उन्नाव रेप केस को लेकर के नई नई चीज़ें सामने आ रही। उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता और उनकी मां ने बुधवार शाम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। ये मीटिंग सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर हुई, जो 1 घंटे से ज़्यादा चली। राहुल गांधी जर्मनी यात्रा से लौटने के 1 दिन बाद ही पीड़िता से मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल ने परिवार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। साथ ही हम बताते हैं कि उस सहयोग के तहत उन्होंने क्या मांग किया था। सबसे पहला जो उन्होंने मांग की थी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ने के लिए एक टॉप वकील दिलाने में मदद करें। राहुल गांधी ने कहा है कि आपका वादा पूरा करेंगे। वहीं दूसरा जो था कि उन्होंने कहा कांग्रेस शासित राज्य में उन्हें शिफ्ट होने में मदद करें, क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर था और उन्हें अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस पर भी सहमति जताई है। वहीं जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि पीड़िता के पति ने विपक्ष के नेता से बेहतर नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की है। राहुल ने उस चीज़ को भी सुना है। तो सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है कि जब सारी चीज़ों को विपक्ष के नेता ही सुन रहे हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि राहुल गांधी परिवार को पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया, वहीं उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी सोनिया से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी के सामने राहुल गांधी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया जी और राहुल जी से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा जताया। राहुल भैया ने मुझे कहा है कि इस लड़ाई में वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले सुनते ही इस पे जो है एक लीडर है बिहार के आरजेडी नेता मनोज झा का बयान है, उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सीबीआई जो है केस को हाईकोर्ट के जो निर्णय है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है, क्या कहना है? देखिए, चैलेंज पहले करे, क्योंकि तकरीबन कुछ दिन तो बीत ही गए, ये फौरी तौर पे होना चाहिए था। और अगर राहुल से पीड़िता का परिवार मिला, क्या इसमें कुछ गलत हुआ? वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से भी मिलना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी का ही स्लोगन है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे और हकीकत में इतना बड़ा फासला तो नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा था कि इस तरह के तमाम लोगों को जब बेल या पैरोल मिलती है, आरोप मुक्त किया जाता है, उनका माल्यार्पण होता है, तो बेटियां चीखती हैं, बंद कमरे में रोती हैं। कौन सा देश बना रहा है? क्या मानदंड है? लेकिन सर सवाल एक ये भी, अग्रणी जांच एजेंसी अगर उसकी जांच की दिशा में ये चीज होती है कि जो आरोपी है वो जमानत पा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं। वहीं अभी हमने मनोज झा का बयान सुना, उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करते तो इसमें क्या गलत है। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना चाहते थे। ये प्रधानमंत्री का अपना नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारों और हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला नहीं होना चाहिए। जब ऐसा है, लोगों को जनमत या पैरोल मिलती है, जब उन्हें आरोपों से बरी कर दिया जाता है, तो हम किस तरह का देश बनाने। सबसे अहम सवाल शायद यही खड़ा होता है कि हम देख रहे हैं 3 दिन से ये चीज़ें जो हैं आम हो गई हैं कि किस तरह से हमारे देश की कानून व्यवस्था है, या फिर जो अगर देखा जाए तो एक तरह से जो न्यायपालिका है या जो न्यायिक चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होने कि ऐसे लोगों को आप जो हैं कोई भी वो नहीं देते हैं, संरक्षण नहीं देते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। वहीं जो उसके पीड़ित होते हैं उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता। हमने देखा प्रोटेस्ट स्थल से उन्हें हटाया गया। फिर जो उनके साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके पास उनका फ़ोन आता है जो कि रिकॉर्डिंग में चल रहा होता है, लाइव चल रहा होता है सॉरी प्रोग्राम, जिसमें उनके पास फ़ोन आता है। उस फ़ोन में वो क्या अपना दर्द बयान कर रही थी। शायद सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि सारा केस यूपी का है और यूपी में इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं हो रही है। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा हिंदुत्व का अपना एक वो चलाते हैं कि हिंदुत्व हमारे अलावा कोई भी, या बीजेपी खुद ये चलाती है कि हिंदुत्व पे जितनी पकड़ हमारी उतनी पकड़ किसी की नहीं है। उनकी एक लीडर हैं राजस्थान की जो कहते हैं कि राम के नाम ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब अगर राम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया या राम के नाम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, तो फिर आखिर जो रेप हुआ या जिसने किया, जिसके साथ हुआ, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो किसी भी देश में इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होगी कि जिस देश में
जो खुद पीड़िता है उसकी फैमिली की दो लोग, फैमिली माफ कीजिएगा, एक वकील और एक फैमिली की मौत हो जाती है। पिता की रिपोर्ट आता है तो मालूम चलता है कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में उसके पिता की मौत होती है। वो वकील जो उस पीड़िता की केस लड़ रहा होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑलरेडी उस पीड़िता की चाचा अभी जेलों में बंद है, वो जेल से बाहर आने की बजाय वो अपराधी जेल से बाहर आता है जिस पे इतने गंभीर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज थे, लेकिन दिल्ली के कोर्ट ने उनके साथ क्या फैसला दिया आमतौर पर सबको पता है। एक केस हमने देखा था निर्भया कांड, किस तरीके से पूरा देश दहल गया था। पूरी सड़कों पे आम जनता से लेके बड़े बड़े लोग उतरे हुए थे। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जो दिल्ली में कड़ाके की ठंड में वो महिला जो रेप पीड़िता है वो बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आप समझिए कि इस देश में अब प्रदर्शन करने की भी आज़ादी नहीं रही कि किस तरीके से पुलिस जिसको डिटेन करना चाहिए उसको डिटेन नहीं करके जो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है उसको पुलिस डिटेन कर रही है। आपने अभी ऑडियो का भी जिक्र किया किस तरीके से वो जो एक्टिविस्ट है उनको वो कॉल करके बता रही है कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। अब जो पीड़िता है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। लेकिन इसी पूरे मामलों को लेकर हमने आमतौर पर देखा कि बार बार कोई भी सत्ता पक्ष हो विपक्ष पे हमलावर शुरू रहा था। इस बार भी वही हुआ। पीड़िता खुद कह रही है कि हम गृह मंत्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री मोदी से, यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उसने ये कहा कि मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहती हूँ इसलिए कि वो महिला है, वो शायद एक महिला के दर्द को समझ सकती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिल रहे हैं। और राहुल गांधी ने मिलने के खुले तौर पे उन्होंने सामने से मुलाकात करने की अपील की, बुलाया, तो अब उनसे मिलने पे उस पर भी राजनीति तेज हो रही है। अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात करना तो दूर, अब ये भी देखा जा रहा है कि बड़े बड़े टीवी डिबेट में भाजपा के जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो भी अब डिबेट में शामिल नहीं हो रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं या फिर जहां से फैसले सामने आए हैं वहां से चीजें क्या निकलकर सामने आ रही है। अब आप देखिए कि अगर जिस महिला, अभी भी अगर हम बात करें तो खुद महिला ने कहा है कि कुछ दिन पहले ही उसके पति को पीटा गया, टॉर्चर किया गया, उसको ये कहा जा रहा है कि तुम केस वापस ले लो, बड़े बड़े रकम की बात की जा रही है, लेकिन महिला का यही कहना है कि मैं लड़ूंगी और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 2 से 3 लोग दिल्ली में इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर निकलकर यही अपील कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, केस को सुना जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कोई इतना बड़ा नेता जिसके ऊपर इतने लोगों का हाथ हो तो आप समझ सकते हैं कि किसके तरफ फैसला जाएगा या क्या सुनवाई होगी। लेकिन इसी बीच हम बात करें तो जो अभी सांसद है मनोज कुमार झा आरजेडी के, उनके जो 2 बयान सामने आए हैं काफ़ी गौर करने वाले हैं। पहले बयान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कि यह ऐसा समय है जब हम सबको सामूहिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की बच्चियों से हम सब शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल, तुम्हारे रेपिस्ट बहुत रसूख वाले हैं, ऐसा खुद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा है। आगे उन्होंने कहा है कि सबको सामूहिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो देख रहे हैं किस तरीके से सारे लोग इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच मनोज कुमार झा का जो बयान सामने आया कि ये किसी एक बेटी के साथ का मामला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप समझ सकते हैं कि जो रेपिस्ट हैं कितने रसूख वाले हैं कि जिनके ऊपर खुद जो मुकदमे चल रहे थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उनके 15 लाख रुपए की मुश्किलें पे बाहर निकाल दिया जाता है, परमिशन दी जाती है जमानत में बाहर जाने के लिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो तब सामने आती है जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का ये ऐसा बयान सामने आता है कि जब रिपोर्टर सवाल उनसे पूछते हैं तो वो मुस्कुराता हुआ जवाब देता है कि मानो कि कोई नॉर्मल घटना हो। इसके पहले भी हम देखा कि नीतीश कुमार ने जब उनकी तस्वीर जब सामने आई तो उसी उत्तर प्रदेश का मंत्री किस तरीके से हंसते हुए एक बयानबाजी करता है। तो आप समझे कि जब सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से अगर ऐसी बयानबाजी आने शुरू हो गए, ऐसे अगर मुस्कुराते हुए वे बयानबाजी दे, तो इसका मतलब ये है कि इन सब मामलों को वो गंभीर नहीं लेते हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी कुछ हद तक शायद ऐसी कोशिश होती है कि इन मामलों को दबाया जाए। हमने अभी जस्ट सुना कि किस तरह से मनोज कुमार झा ने भी अपनी बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलते हैं तो इसमें क्या वे गलत कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलना चाहते थे। वह प्रधानमंत्री का अपना नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारों और हकीकत के बीच इतना बड़ा फैसला नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, फासला नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को जमानत या पैरोल मिलती है, जब उन्हें आरोपों से बरी कर दिया जाता है तो हम किस तरफ देश
आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मनोज कुमार झा का बयान सामने है, लेकिन देख रहे हैं हम अभी भी दर तक वो रेप पीड़िता जो है उन्नाव की, वो दर सिर्फ इसलिए भटक रही है कि हमारे पक्ष में फैसला हो और जिस तरीके से हमारे साथ किया गया, जो रेपिस्ट हैं वो खुले तौर पे बाहर न घूम सके। और अभी भी वो खुद को जान का खतरा बता रही है कि अगर ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो हमारी जान का खतरा है। देखिए शायद सबसे अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि इसी तरह का मामला गुजरात का भी था, बिल्किस बानो का भी, जिनके रेपिस्ट और जो हत्या करने वाले उनकी फैमिली की हत्या की गई थी, उनके लोगों को छोड़ा गया था और वहाँ पे देखा गया कि बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई छोड़ा थी। क्यों गया? सरकार खुद पैरवी कर रही है। सरकार, वही मैं कह रहा हूँ कि सरकार खुद पैरवी कर रही है। अखलाक वाले मामले में भी हमने देखा कि सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के आगे बात की कि इनके जितने भी केसेस हैं, जिन्होंने मारा था उसे, लिंच किया था उसे, उनको जो है छोड़ दिया जाए। लेकिन फिर एक समझ में ये चीज़ नहीं आती कि आप किस हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और फिर वही लोग, वो जनता, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो जनता, वो आवाम जो उनको वोट करती है, वो किस आधार पे वोट करती है कि एक पार्टी में इतने ज़्यादा रेपिस्ट हैं जो रेप करके जेल में गए हैं, लेकिन फिर भी जनता उन्हें चुन करके ला रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो वो खुद एक साधु संत हैं और उनके ही राज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि पीड़िता ने कहा है कि मुझे दुख है कि ऐसा फैसला लिया गया, और जो राहुल गांधी से वो मिली थी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात कर रही वो सारी हम उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। शासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए, उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सूर्या मैम भी नम थी आंखें। जी उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी, राहुल भैया की दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख भी शासन दिया है कि बेटा आप परेशान। सुप्रीम कोर्ट जाने की आप बात कर रहे हैं, किस नजरिए से मैम आप देखते हो ये बताइए। मैं जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। मैम सीबीआई ने भी कहा है कि हम इस चुनाव, सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। मैम एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें एक वकील ने याचिका दायर की है और वो पक्षपात नहीं है। किस नजरिए से जो पूरा केस आप देख रही हैं मैम? अभी मैंने अपनी तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की है। अभी मेरे महमूद प्राचा सर जी याचिका दायर करेंगे, उस पर बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। तो मैम सुप्रीम कोर्ट जाने के आप आगे की योजना क्या बनाएंगे? कब आप सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, रुक करेंगे? अभी मैं अपने एडवोकेट से मिलने आई हूँ, मिल के बात करके मैं आगे का बताती हूँ। अभी आपने सुना कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने कहा कि देश का ये पहला ऐसा आदेश है जहां रेप के आरोपी को जमानत दी गई है और सज़ा पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई ने कुलदीप सेंगर से मुलाकात की। मैंने अभी तक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं दायर की, लेकिन अब उन्होंने बोला कि हम याचिका दायर करेंगे। तो सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है शायद कि जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, या एक महिला और जो पीड़ित है उसके साथ उसकी माँ भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है उन चीज़ों में। आप देखिए कि उसके पिता की डेथ हो जाती है, वकील की भी यही हालत होती है। उसके बाद वो इतनी कड़ाके की ठंड में अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है, उसके साथ एक समाज सेविका हैं जो जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा उसके साथ ही हैं जब से ऐसी चीज़ें शुरू हुई हैं। इसी बीच हमने देखा कि निर्भया की माँ का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भी इस फैसले को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बनाया जाएगा तो फिर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन शुरू किया गया है, इसका क्या मकसद रह जाएगा? देखिए अभी तक जितने भी हमने बयान सुने वो सब, हम चाहे अगर उन्नाव रेप पीड़िता की बात करें, सांसद मनोज कुमार झा की बात करें, लेकिन हम इस बार फिर उन पूरे मामले में एक ऐसा बयान सुनाने जा रहे हैं जो कि शायद आपने इसके पहले कई बार सुना होगा। अभी हमने बात किया कि किस तरीके से प्रकाश राजभर जो हैं उनके बयान सामने आए थे। ये बयान काफ़ी निस्ता वाली बयान है, शर्मनाक बयान है। हम कह सकते हैं कि मतलब कोई अगर गली का कीड़ा हो उससे भी खतरनाक अगर इस बयान को हम तौले तो वो भी कम है। आप समझे कि कोई भी नेता जो संवैधानिक पद पे बैठा हो
और उसके बाद अगर आपके फैमिली, आपके गली मोहल्ले, आपके आसपास, आपके इलाके, आपके राज्य, आपके देश में कोई ऐसा मामला सामने आता है और जब उस मामले को लेकर अगर किसी नेता से पूछा जाए और उसका ऐसा हंसते हुए बयान सामने आए, तो आप समझ सकते हैं कि देश का नेता इस देश को किधर लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि आप शायद अभी तक सोशल मीडिया पे ये बयान कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और बयान सुनाने की कोशिश करते हैं कि आप देखें कि ऐसे नेता जो ठिठैरी मारते हैं, जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं, वो इस मुद्दे पर कितने गंभीर है और कल लोग अगर आप ऐसे मुद्दे उनके सामने लेकर जाएंगे तो वो आपके साथ किस तरीके से ट्रीट करेंगे। हालांकि ये बीजेपी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट में शामिल हैं, और उनके इस तरीके से अमर्यादित बयान आना, इस तरीके से मुस्कुराना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप वो बयान सुने। आइए हम सुनाते हैं कि आपको इस पूरे मामले में जब पत्रकारों ने खुद उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं उनके पार्टी के नाम बताए, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वो खुद प्रमुख हैं, मंत्री भी हैं, प्रकाश राजभर, उनका बयान सुनाते हैं कि इस मामले में पूरे उन्होंने किस तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, भद्दा मजाक करते हुए उनका जो बयान है वो सामने आया है। उनके परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, इंडिया गेट से। तो अब घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है, तो दिल्ली से सेंगर जी उनके परिवार से। अभी आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान सुना, जो कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, जो पार्टी बैकवर्ड उससे आती है, कहा जाता है कि गांव क्षेत्रों की पार्टी है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक बयान और सुना था निषाद पार्टी के उसका, जो जब हिजाब का मामला नीतीश कुमार की तरफ से खींचा गया था, उस दौरान उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान दिया था, हंसते हुए बयान दिया था, और उसमें कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी बोली गई थी कि अगर यहाँ वहाँ हाथ लगाते तो बहुत कुछ। उसी तरह ये भी बयान सामने आता है। और बीजेपी अगर इन जैसे लोगों को साथ में रख करके सरकार चला रही है तो फिर बीजेपी, एक तो आप वैसे बदनाम हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप इन जैसे लोगों को रख के और बदनाम हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, ये जो रेप पीड़िता हैं जो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको उत्तर प्रदेश में, जो अभी हमने आपको बताया भी कि राहुल गांधी से उन्होंने रहने के लिए कांग्रेस शासित राज्य में एक सुरक्षित स्थान मांगा है, और उनके पति ने कहा है कि हमको एक अच्छी से जॉब चाहिए ताकि हम घर चला सकें, और एक वकील चाहिए, एक ऐसा वकील जो हमारा केस लड़ सके। वहीं आपको एक खबर और सुनाते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो कि KGMU के नाम से जाना जाता है, वहाँ लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया। पैथोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर अपनी सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर शादी के लिए उसको धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया और कैंपस में उसकी एंट्री पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो। उस महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए उसे एक कमरा भी दिया गया ताकि वो उस कमरे में रह सके। वहीं जो दूसरी खबर है वो ये कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं शायद कि ये जो 2 माँ बेटियां हैं, ये उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाह रही हैं, जहां पे उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। कल राहुल गांधी, चूँकि अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। उनका बयान सामने आता है कि दोनों की आंखों में आंसू थे जब हम अपनी कहानी सुना रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपको एक वकील देंगे, आपको रहने के लिए कांग्रेस शासित राज्य में घर मिलेगा और आपके पति को एक अच्छी जॉब मिलेगी ताकि वो अपने खर्चे अच्छे से चला सकें घर के। दूसरी चीज़ ये सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में जो ये धर्मांतरण का मामला सामने आया, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत जल्दी एक्टिव हो गई। उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और ये भी कहा गया कि कैंपस में कहीं वो नज़र भी नहीं आना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, धर्मांतरण के मामले में बहुत एक्टिव रहते हैं। कहीं कोई मंदिर का बता दे कि यहाँ मंदिर था तो वहाँ पे योगी सरकार एक्टिव हो जाती है, लेकिन वही योगी सरकार जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह का कोई लीडर पकड़ा जाता है तो वहाँ पे एक्टिव नहीं होती है। अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि केस हुआ था जहाँ पे रेप को लेकर के बीजेपी के बड़े लीडर पे उसकी आँच उठ रही थी, लेकिन उस आँच को छुपाने के लिए उस पर बहुत तेज़ बुलडोज़र चला दिया गया और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें गायब कर दी गई। तो इस तरह से अगर
हम देखें तो हिंदुस्तान में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को मार दिया गया, मतलब एक माइनॉरिटी के लीडर को मार दिया गया, एक बंदे को मार दिया गया। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी को लेकर के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें अभी अखलाक का हमने जिक्र किया, अखलाक केस का जिक्र किया थी, उसको जिन लोगों ने मारा था, उसकी लिंच किया था, उसकी डेथ हो गई थी, मर्डर कहेंगे उसे। उसके बाद यूपी में योगी सरकार उनके केसेस को वापस लेके उनको ज़मानत दिलाने की बात कर रही है। वहीं आप बांग्लादेश के मुद्दे पे इतना चिल्लाते हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पे बोलते हैं। अभी एक खबर और हमने पढ़ी थी कि केरल के पलक्कड़ ज़िले में छत्तीसगढ़ से गए एक प्रवासी मजदूर की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया था जिसमें हमलावर युवक ने उसकी पहचान पूछते हुए दिखाया गया। वीडियो में हमलावर उससे पूछ रहा है क्या तुम बांग्लादेशी हो, और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। एक तरफ आप बांग्लादेश के लिए इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी बीजेपी के या आरएसएस के जो संगठन है जिसमें वीएचपी आता है, विश्व और बजरंग दल आता है, और भी कई छोटे मोटे हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि हिंदुस्तान में केरल में एक इंसान की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उससे पूछा जाता है क्या तुम बांग्लादेशी हो। अब ये भी चीज़ें एक सामने आती हैं कि एक तरफ आप दिखावा कर रहे हैं। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च गए थे, प्रेयर में हिस्सा लेते हैं वो, और उसके बाद ट्वीट करते हैं कि ये जो त्यौहार है बहुत अच्छा हो वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन वहीं बीजेपी के शासित राज्यों में कुछ लोगों को जो क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो क्रिसमस का सामान बेच रहे हैं, जो क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, सजा रहे हैं, उन सबको मारा जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, और वो जो सजावट होती है उसको तोड़ दिया जाता है। क्या ऐसी मजबूरी है देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं मोदी के लिए, या फिर आरएसएस जो चीज़ें लेकर के आ रही है। आप एक तरफ जो है आपके लोग, या फिर हम कहें कि आपके अंडर में जो संगठन काम करते हैं वो जा कर के लोगों को परेशान कर रहे हैं, फिर आप जा कर के एक चर्च में प्रेयर में शामिल हो जाते हैं तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो हैं इन चीज़ों में कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं क्या जिन राज्यों में ये हो रहा है, हमने रायपुर की बात की, हमने वहाँ पे भी आपकी सरकार है, एमपी में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, हर जगह ऐसी चीज़ें हो रही। लेकिन ऐसा क्या है कि वहाँ की सरकारें रोक नहीं पा रही हैं इन चीज़ों को। अभी आपने उत्तर प्रदेश की जिस घटना का जिक्र किया, देखिए आमतौर पे कहीं पे भी अगर ऐसे मामले आए सामने तो बिल्कुल आप उसकी अरेस्टिंग कीजिए, वक्त रहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि वो देश के कोई भी राज्य कोई भी ज़िला छोड़कर ना जाए। लेकिन ये मामला सिर्फ एक खास समुदाय के साथ ही क्यों? उसी उत्तर प्रदेश की, उसी स्टेट की एक लड़की जो अब दर दिल्ली में भटक रही है सिर्फ इसलिए कि उसको इंसाफ दिया जाए, उस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सिक्योरिटी उनको दी हुई है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक महिला जो ये कह रही कि मुझे धर्मांतरण का आरोप लगा रही है, वो उसको आपने इतनी सुरक्षा दी, और एक महिला जिसको एक लीडर ने, जो कि बीजेपी का लीडर है, बीजेपी का है, वो रेप केस साबित भी हो गया, सब कुछ हो गया है, उसको छुड़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब वो प्रोटेस्ट कर रही तो उसको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाए, तो आखिर ऐसी दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? देखिए ये दोहरे मापदंड इसलिए हम कह सकते हैं कि कहा जाता है कि कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं कि किसी एक फेम में वो चलने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये मामला उन्नाव रेप केस का नहीं है, हमने ये भी देखा किस तरीके से जब पहलवान अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह पे इतने बड़े एलिगेशन लगाए थे। उस वक्त भी दिल्ली में उनके पक्ष में जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग रहे वो शामिल नहीं हुए। तो कोई देश में पहली बार ये मामला सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार को हमने ये भी देखा कि कुछ मामलों में किस तरीके से एक तरफा एक्शन लिया गया, खुद ऐसे एलिगेशन पार्टियां, आम जो पब्लिक है वहां की, ऐसा उन्होंने लगातार आरोप लगाते रहा। अभी अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरीके से एक शख्स की मौत हुई है, मॉब लिंचिंग कह सकते हैं, जो भी हम नाम दें वो कम है और इसकी जितनी भी निंदा करें वो कम है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश का वो अल्पसंख्यक वो इंसान है, और हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी समाज रह रहा है, उनके साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे वो इंसान नहीं है? क्या उनके जिस्म के अंदर खून नहीं है जब उनको निचोड़ा जाता है? क्या उनके अंदर रूह नहीं है जब उनको खंबे से बांधकर मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका यही इल्ज़ाम है कि वो मुसलमान है? हमने अभी हाल ही में अखलाक की बात कर रहे थे, किस तरीके से भीड़ सिर्फ उसको इसलिए मार देती है कि ऐसा शक होता है कि उसके घर में गाय की गोश्त रखा हुआ, हालांकि ऐसा कभी भी साबित नहीं हुआ।
उसके बावजूद जब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन आरोपियों को छुड़ाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश सरकार जाकर उनके पक्ष में खड़ी होती है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो सवाल यही है कि किस तरीके से जब मामला किसी और देश में है तो उसको आप भुनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट की बात पर हम सामने आए तो हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। सरकार तो आपकी है, बार बार ऐसा एलिगेशन लगाने शुरू कर दिया गया है कि इस मामले में विपक्ष शांत है। फिर यहाँ पे मामला आता है विपक्ष का, सत्ता में कोई और बैठा है, आपको सवाल सत्ता से करना चाहिए क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं उनको मेन पावर है को क्या कर सकते हैं। फिर मामला शुरू हुआ कि विपक्ष ये नहीं कर रही, विपक्ष ये नहीं कर रही है। अगर विपक्ष पे हम बात करें तो हमने देखा खुद पश्चिम बंगाल में किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। बीजेपी के लोग या आम अगर आवाम प्रोटेस्ट कर रही है तो क्या वो विपक्ष के लिए कर रही है, सरकार के लिए कर रही है? अगर सरकार से सवाल पूछ रही है तो उनको ये भी पूछना चाहिए कि इस मामले में सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। उसी शेख हसीना, उसी बंगाल की, अगर हम माफ कीजिएगा बांग्लादेश की बात करें तो कहा जा रहा है कि वहां से रोहिंग्या हिंदुस्तान में आ रहे हैं, SIR कराए जा रहे हैं कि जो यहाँ पे इलीगल लोग हैं उनको हम उनके देश में भेजिए। लेकिन जिस बांग्लादेश में जिस हिंदू भाई की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, मार दिया जाता है, उसी देश के एक इंसान को आप यहाँ पे सालों से बैठाए हुए हो, यहाँ के जो आम जनता के टैक्स के पैसे हैं उस पैसे से उसको खिला रहे हो, तो पहले आप उसको इस देश से बाहर करो। तो सरकार से सवाल यही है कि अगर आम पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है तो सवाल किस पे खड़ा कर रही है? क्या सरकार पे खड़ा कर रही है या फिर से हमेशा की तरह विपक्ष पे सवाल खड़ा कर रही है? हमने देखा कि इस मामले में भी खुलकर प्रियंका गांधी ने भी बोला, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जगह जगह उन्होंने इस मामले में प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इसको भी एक ध्रुवीकरण की रणनीति देने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर सच में सरकार इस पूरे मामले में प्रमुखता से अपनी बात रख रही है तो अभी तक इस पूरे मामलों में उन्होंने क्या कड़ा एक्शन लिया है? देखिए, सबसे अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर शेख हसीना जो हैं उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हो रही ना वहाँ पे, तो आप उनको रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भारत की भूमिका है, तो आप शेख हसीना को हटा दो यहाँ से। अगर आप शेख हसीना को यहाँ से हटा देते हो तो शायद वहाँ पे मामला ठीक हो या फिर जो नई चीज़ें शुरू होंगी वो नए तरीके से शुरू हों। लेकिन इसी बीच आप मुझे एक मध्य प्रदेश की खबर सुना रहे थे, उसका क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत जो चीज़ें चल रही हैं। देखिए, अगर हम अभी आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात की, हमने आमतौर पे अभी खास तौर पे महिलाओं की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे उनके साथ दरिंदगी होती है तो उसके जो अपराधी हैं उसके पक्ष में लोग खड़े होते हैं खुद सरकार की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी ने नारा दिया और नारा ये खूब वायरल हुआ, लेकिन अभी जो हम आपको रिपोर्ट सुनाने जा रहे हैं आप जानकर ये चौंक जाएंगे। और ये रिपोर्ट किसी ऐसे राज्य की नहीं है जहां पे कांग्रेस सरकार है और ना ही ये रिपोर्ट हमारा है, बल्कि ये रिपोर्ट खुद केंद्र सरकार ने दी है। और ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में खुद बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है। केंद्र सरकार ने खुद आंकड़ा बताया कि 2019 से 2021 के बीच अकेले मध्य प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी के करीब 2 लाख मामले दर्ज किए गए, जो कि देश में सबसे अधिक है। आगे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों की माने तो जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच मध्य प्रदेश में 23,129 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। यानी अगर हर दिन की बात करें तो रिपोर्ट में कहा गया है कि हर दिन लगभग 43 लड़कियां और महिलाएं गुमशुदगी हुई है। अब आप समझे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सिर्फ ये आंकड़ा 2024 और 25 के बीच का है कि मध्य प्रदेश में 23,129 लड़कियां गायब हुई हैं। अगर हम पूरे 2019 से 2021 की बात करें तो करीब 2 लाख मामले दर्ज हुए हैं। ये मामले सिर्फ अभी जो दर्ज हुए हैं उसके ये आंकड़े हैं। अभी शायद कई से केस होंगे जो मामले दर्ज, जो मतलब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट नहीं कराए गए होंगे। ये खुद सरकार, केंद्र सरकार अपने आंकड़े में बता रही है। तो आप समझे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो सरकार नारा दे रही है और उसी सरकार के राज्य से अगर ऐसे आंकड़े सामने आ रहे तो यकीनन ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। बिल्कुल सही, चौंका देने वाले। जिस हिसाब से आपने बताया कि एवरी डे मतलब हर रोज 43 महिला और लड़कियां गायब हो रही हैं और 2024 से 2025 के दरमियान 23,129 मामला दर्ज किए गए हैं। ऐसे अभी ये भी नहीं पता चला कि वो मिली हैं कि नहीं मिली, बट ये मामला दर्ज किए गए। टोटल 2019 से 2021 के दरमियान 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और ये वही राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी महिला योजना के तहत लाडली बहिना योजना के तहत लोगों को पैसा देती, महिलाओं को पैसा देती, वहाँ से महिलाएं गायब हो रही हैं। उस पर कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है?
वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि महिलाएं जा कहाँ रही हैं। इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है शायद कि जो मेन मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू की जाती हैं सरकार की तरफ से। अगर ये खुद डेटा पेश किया गया है तो फिर उस वक्त अपोजिशन क्या कर रहा था? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो राज्य के महिला सुरक्षा शाखा से जब सवाल किया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट बीबीसी की है और हम बात करें तो उन्होंने जो रिपोर्ट इसमें पब्लिश किया है उसमें ये कहा गया है कि महिला सुरक्षा शाखा ने बताया है कि साल 2013 के बाद नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी पर तुरंत ही अपहरण और धराव में एफआईआर दर्ज की जाती थी। हमने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के लगभग 42% मामलों में किशोरियों घर से नाराज होकर जाती थी। करीब 15% घटनाओं में लड़कियां अपनी मर्जी से रिश्तेदार के घर पर जाती थी और 19 से 20% मामलों में वो प्रेमी के साथ चली जाती थी। लेकिन इसके बाद का जो एक छोटा सा आंकड़ा बताया गया वो काफ़ी गंभीर है। आगे ये बताया गया है कि हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में शादी के लिए लड़कियों को बेचने के मामले बहुत ही कम है, लेकिन मामले हैं। इसमें ये कहा गया है कि ये देखा गया है कि वो 1000 में 1 है, 1000 में 1 हो या 100 में 1 हो, लेकिन अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि पड़ोसी राज्य, अगर हम हरियाणा की बात करें, खुद रिपोर्ट में कहा गया है राजस्थान में कि इनमें ऐसे मामले ये भी हैं कि लड़कियों को शादी के लिए दूसरे राज्यों में ले जाया गया है। कुछ मामले हैं प्रेमी प्रसंग के मामले बताए गए हैं, कुछ मामले ऐसे भी हैं जो काम काज के लिए दूसरे प्रदेश में गए हैं। लेकिन अगर ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तो जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देती है तो वक्त रहते उसको ये सहूलियत देनी चाहिए कि कम एज में जो है उसको हम पढ़ाई इतनी रास्ते आसान करें कि वो स्कूल तक पहुंच सके। लेकिन वो स्कूल तक पहुंचने के बजाय वो किसी और देश में सिर्फ इसलिए पहुंच जा पा रही है कि उसको पेट भरने के लिए बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह के अगर आंकड़े सामने आते हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं आप जो हैं उसमें गुम हो जाते हैं कि एक प्रदेश जहाँ से इस तरह की खबरें आ रही हैं और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है जो कि इस वक्त केंद्र में सरकार में बैठी हुई है और अभी नहीं 2014 से आप बैठे हुए, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही। वहीं अगर आज की दूसरी खबर की तरफ हम चलें तो वह बिहार के समस्तीपुर ज़िले में एक भाजपा सदस्य की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज ये जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रूपक सहानी के रूप में हुई है। बुधवार की शाम वो खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर स्थित अपनी दुकान में मौजूद था, तभी एक एसयूवी से आए हथियारबंद बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस घटना का कारण पुरानी रंजिश को माना जा रहा है। घटना के बाद कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि रूपक सहानी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने समस्तीपुर में भाजपा नेता की हत्या के मामले पर कहा कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले सुनते हैं उनका बयान, उसके बाद हम इस पर आगे बात करेंगे। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। अभी आपने बिहार के डिप्टी सीएम का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि आपसी मामला सामने आया था, तत्काल वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस त्वरित कार्रवाई भी कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भी डाला जा रहा है। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। शायद जब से हम देख रहे हैं कि बिहार में एनडीए चुन के आई है या बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा से नीतीश कुमार बने, एक तो उनकी हरकतें उससे बिहार जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कहीं पे एक परेड में जाना था जहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री ही बैठता है उस गाड़ी में, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को बिठाने की कोशिश की थी, वो भी वीडियो बाहर आता है। उसके बाद नकाब खींचने वाला वीडियो सामने आया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इसको लेकर के प्रोटेस्ट होता जा रहा है। वही दूसरी चीज़ ये भी है कि बिहार में जब से बीजेपी की या एनडीए की सरकार बनी है तब से मर्डर केसेस बहुत होने, गोली मार दी जा रही सीधे से। अभी हमने पिछले 2-3 दिन पहले भी ये देखा था और अब फिर यही देखने को मिला। क्या बिहार फिर से वो जो जंगल राज था, जो बोला जाता है कि लालू की यादों में जंगल राज हुआ करता था, तो वहीं जा रहा, या फिर बीजेपी ने जिस तरह बोला कि आपसी रंजिश थी, तो कहीं बीजेपी जो अपनी जिम्मेदारियां थी उससे मुंह मोड़ने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोल रही है। देखिए, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज सच में क्या था आपने भी नहीं देखा, नहीं।
बस एक माइंड में भरने की कोशिश की जा रही थी कि जंगल राज था। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही है उसको तो आम जनता, आवाम और युवा भी तो देख रहा है। तो क्या उस वक्त का जो जंगल राज था इससे भयावह था, या फिर अभी का जो राज चल रहा है वो सच में जंगल राज है? दूसरी बात, अगर इस पूरे घटने की बात करें तो हमने देखा कि चुनाव से पहले भी किस तरीके से खुलेआम मर्डर किए जाते हैं, पिस्तौल लहराया जाता है, चुनाव के बाद भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। इस पूरे केस में बात करें तो खुद सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सस्पेंड भी किया गया थानाध्यक्ष को। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि मर्डर हो जाने के बाद से उसको आप सस्पेंड कर दोगे और उस मसले का हल निकल जाएगा? क्योंकि खुद परिजनों ने ऐसा आरोप लगाया है कि रूपक साहनी को जान से मारने की पहले से धमकियां मिल रही थी और उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, थानाध्यक्ष उनको निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया है, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार अपराधियों के अंदर इतनी शक्ति कैसे मिल रही है, या फिर उनको भी पता है कि हम आसानी से आएंगे, किसी की मर्डर करेंगे, आपसी रंजिश हो या कुछ भी हो, हम आपसी रंजिश बात करें या किसी के हम बोले कि आप नहीं चलो किसी के कहने पे आप किसी को मारे हो। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक इन सब चीज़ों से बचा जाएगा? ये इस सवाल का जवाब क्यों नहीं ढूंढा जाता कि उन अपराधियों के पास से जो इतनी बड़ी रकम वाले हथियार सप्लाई हो रहे हैं कैसे बिहार में उन अपराधियों तक पहुंचाए जा रहे हैं? क्या वहां पे आम जनता की जान इतनी सस्ती हो गई है कि आपसी रंजिश के जरिए आप किसी को गोली मार देते हो? आपसी रंजिश बात करिए या कोई बड़े कारोबारी की बात करें, हमने देखा कि पटना में किस तरीके से चुनाव के पहले किसी बड़े जो वहां के कारोबारी हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सम्राट चौधरी इस वक्त वहां पे गृह मंत्रालय उनके पास है, तो सबसे ज्यादा इस वक्त जिम्मेदारी उनकी बन रही है कि उनकी गृह विभाग उनके पास आने के बाद से जिस तरीके से लगातार उन्होंने विपक्ष पर हमलावर बोलते कहा है कि इनके वक्त में जंगल राज था, इनके आने के बाद जंगल राज हो जाएगा, तो आपके जो 5 साल के कार्यकाल हैं उसमें आपने क्राइम को कितने हद तक रोकने की कोशिश की, या फिर 5 साल के बाद जो आपके कार्यकाल होंगे उसमें जरूर ये आंकड़े देखे जाएंगे कि पहली की सरकार में और आपकी सरकार में सबसे ज्यादा किसके वक्त में ज्यादा क्राइम हुए हैं? और दूसरी अहम बात ये कि अगर जनता ने आपको चुना है तो यकीनन कुछ बेहतरी के लिए आपको चुना है, ना कि हर मामले में विपक्ष को घेरने की और उसकी सरकार क्या करती थी उसका जवाब देने के लिए आपको चुना है। देखिए, जनता ने आपको चुना है आपके दिए हुए 10,000 रुपए के लिए। दूसरी चीज़ ये सामने आती है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पे वाद विवाद चल रहा है। बीजेपी या फिर हमने देखा चुनाव के दौरान भी, बिहार के चुनाव के दौरान जंगल राज बहुत बोला गया। आपने भी अभी ये बात मुझे बोली कि आपने ना वो जंगल राज देखा है ना हमने देखा है, लेकिन हमारे जहन में भरा गया है उन चीज़ों को लेकर के। सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो जंगल राज था या उस दौरान हम देख रहे हैं कि 2000 के बाद से या 2010 के बाद से दुनिया बहुत बदली है। इंटरनेट आपके पास आ गया, स्मार्टफोन्स आपके हाथ में आ गए हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी कहीं की भी खबर मिनटों में आप पता कर सकते हैं, या दुनिया में कहीं पे भी आपका कोई जानने वाला है आप उससे सेकंडों में बात कर सकते हैं फ़ोन मिला करके। उस दौरान ऐसी चीज़ें नहीं थी क्योंकि आपके पास फ़ोन तो बहुत कम हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन बहुत कम हुआ करते, रिसीवर वाले थे तो एक महल्ले में एक होता था, उसके बाद वहाँ से कोई बुलाने आपको जाएगा, अगर वो आपकी बनती नहीं है तो शायद वो नहीं भी जाएगा बुलाने के लिए, वो कह देगा हाँ वो आए नहीं, हमने बोल दिया था। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन फिर मेरे जहन में एक ही चीज़ सामने आती है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वहाँ पे उस वक्त अगर बीजेपी, मतलब इस वक्त लाइक बिहार में एनडीए गवर्नमेंट में है, सारी चीज़ों को लेकर के आप पिछली सरकार को या पिछले मतलब 2005 की बात है ये, उनको क्यों दोषी मरते, वो सारा दोष उन पर क्यों मरते? 2005 के बाद आज 2025 ख़त्म होने वाला है, दुनिया 20 साल में बहुत बदली है। मतलब यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि एक देश के सीएम हुआ करते थे जिनको काफ़ी देशों ने बैन कर दिया था, उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये भी चीज़ें 20 साल में ही सामने आई हैं ना सारी चीज़ें। उसके बाद अभी आप ये कह रहे हैं कि उनके राज में बहुत ज़्यादा होती थी चीज़ें, आपने अपने राज में क्यों नहीं कम करने की कोशिश की है? अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है आपकी सरकार बने हो, वहाँ पे अब तक तकरीबन 15 मर्डर केसेस सामने आ गए हैं, 15 लोगों को तकरीबन मार दिया गया है। इस तरह की घटनाएं क्यों आम होती जा रही हैं जहाँ पे एनडीए की सरकार है? लेकिन सबसे अहम सवाल फिर यहाँ खड़ा होता है यही कि जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार है, वहाँ अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसको रोकने के लिए, उस पर बात करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मीडिया वो है, संस्थान है जो कि हर चीज़ में बीजेपी की तारीफ़ करता रहता है,
वो वहाँ पे आवाज़ ही नहीं उठाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम देख रहे हैं बांग्लादेश के लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही, बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है, यूनो सरकार ये कर रही है, एक माइनॉरिटी को मार दिया जाता है, एक माइनॉरिटी को मारा गया है वहाँ पे एक, और आप तो यहाँ पे ना जाने कितनों को 2014 से अब तक मार चुके हैं। क्या कहीं पे भी आपने कोई प्रोटेस्ट किया या कहीं पे भी आपने आवाज़ उठाई? दूसरी चीज़ ये कि हिंदुस्तान में रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि अभी हम बात कर रहे थे कि रेप केस के एक नेता को छोड़ने के बाद छोड़ दिया गया, उसकी जो पीड़िता है वो प्रोटेस्ट कर रही है, उसको प्रोटेस्ट में सहयोग नहीं दिया जा रहा है, उसकी माता जी के साथ सीआरपीएफ के जवानों ने बदसलूकी की, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। और वीडियो भी हमने देखा था जो सामने आया था, किस हिसाब से उन्हें उठाया जा रहा था। उनके साथ एक सोशल वर्कर लगी हुई हैं जो हर जगह उनके साथ लगी हुई, क्योंकि वो इस जगह पे अकेली नज़र आ रही हैं और वो सोशल वर्कर उनके साथ बहुत समय से लगी हुई हैं। इसी बीच आपने भी शायद एक बात का जिक्र किया कि निर्भया कांड होता है, निर्भया वाला केस सामने आता है, उस दौरान पूरा देश जो है वो इकट्ठा हो जाता है, वो दिल्ली जाता है, दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली की सरकार गिर जाती है, मतलब शीला दीक्षित की सरकार गिर जाती है। शीला दीक्षित की सरकार गिरते उसके बाद फिर हम देखते हैं 2014 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार गिर जाती है। तो कभी कभी ऐसे आंदोलन उस सरकार को गिराने के लिए भी किए जाते हैं, शायद वो लोग उसको उतना बड़ा प्रोटेस्ट ना बनाना, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि वो 3 लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ में कोई नहीं है, क्या पता वहाँ पे भी ऐसे ही होता। लेकिन फिर यही बात सामने आती है कि निर्भया की माँ ने जो बयान दिया है या फिर इससे पहले उनके लिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने कितना किया है ये भी कोई नहीं देखता। यहाँ तो कोई बात करने को राजी नहीं, यहाँ तो बीजेपी के जो साथ में लोग उनके गठबंधन में हैं वो हंस हंस के उस पर बात कर रहे हैं कि वो तो उन्नाव में रहती हैं, दिल्ली में क्या कर रही हैं, और फिर सेंगर का घर तो उनसे 5 किलोमीटर दूर है। इस तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं उन लीडर की तरफ से जिनको जनता वोट दे करके चुनती है, उनको अपना लीडर चुनती है ताकि ये हमारी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने में उसका सहयोग करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल फिर शायद यही खड़ा होता है कि जब इस तरह के लीडर हमारे देश में पाए जाएंगे, इस तरह के लीडर जिन पे जो है कई लोगों को मरवा देने का आरोप है, उसके बाद वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ऐसे लीडर जो इस तरह के बयानबाजियां करते हैं, ऐसे लीडर जो रेप केसेस में फंस चुके हैं, ऐसे लीडर जो मर्डर केस पे फंस चुके हैं, वो अगर आपका नेतृत्व करेंगे, उनको अगर आप चुनेंगे अपने लिए, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। और हिंदुस्तान का युवा अगर इन सब चीज़ों को नहीं समझेगा, तो अभी अगर समझेगा तो बहुत है, लेकिन अगर अभी नहीं समझे तो हमें लगता है आगे चल के आपको बहुत कुछ उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज सियासत टीवी के लाइव हिंदी समाचार में जो खबरें थी उससे रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये खत्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।